नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम छोटी बड़ी सड़कों की हालत काबिल-ए-ज़ार। बुनियादी सहूलत के लिए बुरी तरह तरस रहा है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान। और वादी में हो रही है म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम छोटी बड़ी सड़कों की हालत काबिल-ए-ज़ार होती जा रही है। इसके लिए बहुत हद तक पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले मकामी सियासतदान जिम्मेदार हैं, जिनकी बेहिसी और बदउनवान रवैये की वजह से बजट में आया पैसा गसब हो जाता है और मुसीबत ज़दा मकामी लोग बस जद्दोजहद करते रह जाते हैं। हालिया दिनों में भी सड़कों की तामीर को लेकर बद इंतजामी और बदउनवानी का मामला मंजरे आम पर आया, जहां करप्शन की मार झेलती महज 20.5 किलोमीटर की सड़क लोगों की मुश्किलों की बड़ी वजह बनती जा रही है। इस बाबत मकामी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत को तनबीह दी है कि अगर इनके इलाके की सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर ये लोग एहतजाज करेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कई मकानात ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के चलते इक्का दुक्का सयाह इन जगहों तक आ पाते हैं। पुअर रोड कनेक्टिविटी इसकी बड़ी वजह है। इस फहरिस्त में बाग गेस्ट हाउस से लेकर सुधन गली तक का इलाका भी शामिल है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की लापरवाहियों का खामियाजा यहाँ के मकामियों को नक्ल हमल के दौरान परेशानियों की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। इस वजह से नाराज लोगों और जिम्मेदार रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत से जल्द इस सड़क को दुरुस्त करवाने का मुतालबा किया। बजट जो मौजूदा हुआ है 6 अरब रुपया इस वक्त महकमा शाहरात के लिए रखे गए। वजीर आजम जब बाल तशरीफ लाए, हम उनसे मिले, हमें उन्होंने ये गुजारिश की थी कि मुझे अगर वफाक ने बजट दिया तो जो बजट होगा उसमें आपकी जो स्कीम है या जो इसके लिए जो फंड्स हैं एलोकेशन करेंगे। वफाक ने जो हमारा नॉर्मल का बजट था वो तो पूरा जो बजट बुक ये बता रही है कि 44 अरब या 41 अरब जो था उसके मुताबिक तो इनके पास वो रिलीज या जो कुछ उन्होंने वो पेश कर दी है, लेकिन जो बजट बुक अब बता रही है उसमें आज के दिन तक हमारी सड़क के लिए कोई फंड्स एलोकेशन नहीं की गई। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की सरासर लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे कि इसके हालिया पेश बजट में 264 बिलियन रकम में से महकमाए शाहराह को 6 अरब रुपए ही दिए गए हैं। रकम कम है और अभी तक बाग के इलाके को जोड़ने वाली इस बदनसीब सड़क पर एक भी रुपए का काम शुरू नहीं किया गया, जबकि इस पर 1 लाख से ज्यादा लोग निर्भर हैं। काबिल गौर है कि बाग सुधन गली तक के इस सड़क का तामीरी काम मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत खुद मुकम्मल किया था। ऐसे में मकामी हुकूमत अब तो लोगों को झूठे बहानों की लॉलीपॉप से टरकाने में लगी हुई है। हमने इखलाकी अपनी तमाम जुदें हुकूमती इदारों के साथ, हुकूमत के साथ पूरी कर ली। हमने उन सबको एक एक करके कहा कि ये हमारा मसला है, इसके लिए आप कोई चीज़ करें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक इसके लिए कोई बात। और एक और अलमिया दूसरा अलमिया ये है कि एक हमारा सुधन गली में 1 किलोमीटर सड़क जो थी वो आज से तकरीबन 3 साल पहले उसका टेंडर हुआ और वो टेंडर होके रात जब उनका हम सोटाला गए हुए थे वहाँ, और उसके अलावा भी वहाँ अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। लोगों को रोज लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आज रोलर जा रहा है, आज लेबर जा रही है, आज फलाना काम जा रहा है। मैं आज आपकी वसातत से ये इदारों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस चीज का बजट मौजूद है उसके ऊपर आप क्यों नहीं काम कर रहे? सड़कों की खस्ता हाली की ये दास्तान सिर्फ बाग इलाके तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरी और दूर दराज इलाकों की यही कहानी है। मुजफ्फराबाद शहर को ही देखें तो पता चलता है कि जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और उन्हें दुरुस्त करने वाला कोई नहीं है। शहर से थोड़ी दूर चले जाएं तो ऐसा लगता है कि ये कोई लोगों का सड़क पर सफर नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच जुए का खेल चल रहा है। यही वजह है कि कुछ घंटों की दूरी तय करने में
2 से 3 गुना ज्यादा वक्त जाया होता है। इस दौरान फ्यूल तो ज्यादा खर्च होता ही है, गाड़ियों के साथ साथ मुसाफिर भी मुतासिर होते हैं। इन सब दुश्वारियों को देखते हुए इन लोगों की हुकूमत से एक अदद सड़क की बहाली का मुतालबा किया जाना हर मायने में जायज लगता है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया आज तक ये रहा है जो हमारे साथ जुल्म और ज्यादती इस 1 लाख की आबादी के साथ किया गया कि 15 साल हो गए हैं। 15 सालों में इस सड़क की मेंटेनेंस के लिए एक कुल्ली की असमी तस्दीक 15 साल और एक गैंग इस सड़क के ऊपर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सुत्र गली से लेके कोटड़ी तक कोई हमारी सड़क की नाली मौजूद नहीं। जो नाली थी वो मट्टी का ढेर बल्बे तले जा चुकी है, कोई पता नहीं कहीं नाली है या नहीं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सड़कें चाहे कहीं की भी हों, वो हमेशा से ही बदउनवानी का शिकार रही हैं। शहरी इलाकों में इतनी तंग सड़कें बनाई जाती हैं कि लोग घंटों तक बिना वजह जाम में फंसकर रह जाते हैं और शहरों से बाहर के रास्ते इतनी नाकिस किस्म के मटेरियल से बनाए जाते हैं कि वो एक ही बारिश में टूट फूट कर बह जाते हैं, जिसे बनाने में हुकूमत हर साल बड़ी बड़ी रकम खर्च कर देती है या फिर यूं कहिए कि अपनी जेबों में डाल लेती है। ऐसे में परेशान हाल अवाम या तो एहतजाज करते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने मुतालबात सबके सामने रखते हैं, जिन पर हुकूमत तवज्जो देना जरा भी गवारा नहीं समझती है। इलाकाई तरक्की का पैमाना कहे जाने वाली पक्की सड़कों का नामो निशान भी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ढूंढने से भी नहीं मिलता। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। एक तवील अरसे से इस खित्ते, खास तौर से वादी में फिल्मों की शूटिंग होती आई है। आला दर्जे की खूबसूरती पूरी वादी को शूटिंग के लिए आइडियल मुकाम बनाती है। 90 की दहाई में दहशतगर्दी की वजह से इसमें थोड़ी कमी जरूर आई थी, लेकिन हालात साजगार होते ही फिल्मी यूनिट ने एक बार फिर यहां डेरा डालना शुरू कर दिया। अब तो फिल्मों के अलावा वेब सीरीज से लेकर म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग कश्मीर में होती देखी जा सकती है। मकामी गुलकार और फनकार भी अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले तमाम वीडियो शूट कर रहे हैं। इससे कश्मीरी नगमे और यहाँ की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक पहुँच रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपने दिलकश नज़ारों, चप्पे चप्पे पर बिखरी खूबसूरती, सूफी कल्चर और शानदार मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि वादी में फनो सकाफत की एक तवील तारीख रही है। हालिया दौर की बात करें तो भी बहुत से गुलकार और मूसीकारों ने मुल्क और बैरूनी ममालिक में अपने फन का लोहा मनवाया है। भजन सोपुरी, गुलाम हसन सूफी, नूर मोहम्मद शाह से लेकर जानिसार लोन और अली सैफुद्दीन जैसे बडिंग म्यूजिक आर्टिस्ट ने अपने फन के जरिए मौसीकी की छाप छोड़ी है। इस कड़ी को नई नस्ल भी आगे बढ़ा रही है। खास बात ये है कि ये लोग अपने नए म्यूजिक वीडियोस और एल्बम की शूटिंग के लिए वादी को ही तरजीह दे रहे हैं। कुछ साल पहले देखा जाता तो दिस वाज वेरी अनहर्ड ऑफ। एक लोकल के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे इवन उसको स्टार्ट करना एंड सो दैट काफ़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो थिंग्स आर डेवलपिंग अ लिटिल बिट। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो अच्छा लगता है, हमारे जैसे और भी हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी कि काफ़ी लोग मतलब आ रहे हैं डे बाई डे, एक नए आर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो आर्ट कश्मीर के लिए काफ़ी, मैं कहता हूँ था, बट काफ़ी मिनिमल था यहाँ पे, द आर्ट ऑफ वेरी सिनेमेटोग्राफी। तो इट्स अ रियली गुड थिंग टू सी। चाहे फिल्मों की शूटिंग हो या फिर टेली सीरियल्स या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री या म्यूजिक एल्बम, इन सब को शूट करने के लिए कश्मीर की हसीन वादियां बिल्कुल मुनासिब हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ खूबसूरत लोकेशंस की भरमार है। बस आपको कैमरा घुमाना है और कोई न कोई पुरकशिश नजारा आपकी नजरों के आगे आ ही जाएगा। चाहे कोई आम जगह हो या फिर पहले से ही शोहरत याफ्ता कोई जगह जैसा कि मुगल गार्डन्स, ये सब शूटिंग के लिए आइडियल लोकेशंस हैं। फैजान, उमर, आरिफ की टीम ने भी जब नया म्यूजिक वीडियो बनाने का इरादा किया तो उन्होंने इसके लिए शालीमार गार्डन का इंतखाब किया।
بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج جو یہاں پہ شالیمار گارڈن جتنے بھی مغل گارڈنز ہیں ابھی یہاں پہ شوٹ ہو رہے ہیں، باہر کے ہو رہے ہیں، یہاں کے لوکلز ہو رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ابھی انڈسٹری بہت آگے بڑھ رہی ہے. تو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں. جو یوتھ ہے ابھی اچھا کام کر رہا ہے اور اچھی چیزیں سن بھی رہا ہے اور اچھا آرٹ بھی ابھی کشمیر میں. سو مجھے لگ رہا ہے آگے آگے انشاءاللہ اور بھی اچھا ہو جائے گا. روح کو سکون بخشنے والے صوفی نغموں سے لے کر فیوژن اور پاپ میوزک کی دنیا تک اگر موسیقی بدلی ہے، اس کے چاہنے والے بدلے ہیں، تو فنکاروں کے فن میں بھی تبدیلی آئی ہے. تیزی سے بھاگتی دوڑتی دنیا میں جہاں تھکنا منع ہے اور آرام کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں میوزک بھی فاسٹ ہوا ہے. ایسے میں کشمیری راک سٹار بھی کچھ اسی طرح کا میوزک کمپوز کر رہے ہیں. شالیمار باغ میں اس کی جھلک دیکھنے کو مل رہی ہے. میوزک ویڈیو کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے یہاں آئے بہت سے سیاح بھی بطور سامعین اس میں شامل ہوتے دکھائی دیے. یہ ہمارا میوزک ویڈیو یہاں شوٹ ہو رہا ہے. بہت ٹائم سے ہمیں کوشش کر رہے تھے کہ یہاں ہم شوٹ کریں گارڈن میں، اینڈ الحمدللہ ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایکٹیویٹیز ہماری بڑھ رہی ہے یہاں پہ وین اٹ کمز ٹو میوزک اینڈ میوزیکل ویڈیوز. شارٹ فلمس کی بھی بات اگر ہم کریں کہ اب ہم کشمیر میں، جب پہلے تو ہوتا تھا کہ باہر کا کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا یہاں شوٹ ہونے کے لیے، بٹ دی گڈ تھنگ از اب یہاں کے ہم جیسے نئے نئے اسپائرنگ فلم میکرز آ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو میک اور بلڈ اے اسمال انڈسٹری ہیئر. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس فیلڈ میں وہ آگے آئے، اپنا جو ہے ان کا ٹیلنٹ وہ دکھائے، کیونکہ ان کے اگر وہ خود کے ساتھ ہی رہیں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ فلانی بندہ اس کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس یہ، تو وہ آئے اور اپنا ٹیلنٹ دکھائے، پھر لوگوں تک ہے وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے. جموں کشمیر میں گزشتہ کچھ برسوں سے ماحول میں کافی بہتری آئی ہے. جب سے آرٹیکل 370 ہٹا ہے تب سے لے کر اب تک ایک خوشنما بدلاؤ کا گواہ بنا ہے جموں کشمیر. تجارت سے لے کر تعلیم میں بہتری آئی ہے، کاروباری ماحول بہتر ہوا ہے، فلموں اور ٹیلی فلموں کی شوٹنگ کے لیے اجازت لینا کافی آسان ہوا ہے. یہاں تک کہ فلم سازوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نئی پالیسی بھی لائی گئی ہے. اسی کا ثمرہ ہے کہ وادی کی دل فریب فضاؤں میں تمام طرح کی شوٹنگز آسانی سے دیکھی جا رہی ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. سنگر سیرنگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان براہ راست پاکستانی بیوروکریسی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی سیاسی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے. پچھلی بار مقامی کونسل الیکشن 20 سال پہلے 2004 میں منعقد ہوا تھا. پامیر ٹائمز نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بابو سر شاہراہ میں آمنے سامنے سے گاڑیوں کی ٹکر سے ایک بچے سمیت 2 لوگوں کی موت ہو گئی. ایسا مانا جا رہا ہے کہ متاثرہ لوگ سیاح تھے. باسط علی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے کالے قوانین کا استعمال غیر قانونی ہے. اس کا استعمال سیاسی اور سماجی کارکن کے خلاف کیا جا رہا ہے. انفارمیشن NPR رامبن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری بابا امرناتھ جی کی آرتی کے دیویتا کا انوبھو کیجیے. ایسے خوبصورت ماحول اور شردھالوؤں کے منتروں کی گونج سے دل بھکتی سے بھر گیا ہے. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پسو ٹاپ پر ایک امرناتھ یاتری گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا، جسے حفاظتی عملے کے اہلکاروں نے ضروری طبی خدمات پیش کی. رابعہ نور نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر میں جلد ہی اربن واٹر ٹرانسپورٹ کا آغاز کیا جائے گا. اس کے پہلے مرحلے کے دوران جھیلم دریا اور ڈل جھیل کے لیے 25 بوٹس کو خریدا جائے گا. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے.
مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران جون میں 12 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان کا بربولا چینل پی ٹی وی اپنی نیوز بلیٹن میں نشریات خبروں میں جن پاکستان حامی دہشت گردوں کو معصوم بتا کر سمپتھی حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، ان کا تعلق بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیموں سے رہا ہے۔ اپنے ٹرینڈ دہشت گردوں کو کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے اکثر پاکستانی فوج بھیجتی آئی ہے، لیکن پی ٹی وی تو بس اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے دن میں 4-5 خبروں میں جھوٹے ہی بھارتی حفاظتی عملے کو مرید الزام ٹھہراتا رہتا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو قید میں جکڑے ہوئے 7 دہائی کا عرصہ مکمل ہونے والا ہے۔ یہ پورا علاقہ آج بھی بنیادی سہولت کے لیے بری طرح ترس رہا ہے۔ کوئی ایک مسئلہ ہو تو بتائیں، کوئی ایک مشکل ہو تو اس کو حل کریں، لیکن یہاں تو ہر طرف مصیبتوں کا بول بالا ہے۔ قدم قدم پر پریشانیاں بکھری ہیں، لیکن انہیں حل کرنے کی بجائے حکمران ان میں اضافہ کرنے پر تلے ہیں۔ بجلی اور سڑک تو مدعا ہے ہی، اس کے علاوہ سیور اور پانی کی نکاسی جیسے مسئلے بھی عوام کی دقتوں کو بڑھا رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں مسائل ہر بیتتے دن کے ساتھ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب یہاں کے عوام کو بنیادی ضرورتوں کے لیے جوجھنا نہ پڑے۔ انہی ضروریات میں سے ایک اہم مدعا ہے سڑک کا۔ یہاں دور دراز علاقوں کا تو کہنا ہی کیا، اسکردو جیسے اہم شہر کی سڑکیں بھی درست نہیں ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر گاڑی چلانا تو دور کی بات رہی، یہاں پیدل چلنا بھی مشکل ہے۔ ایسے میں گاڑیاں خراب ہونے اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہمیشہ ہی بنا رہتا ہے، لیکن اسے حل کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں ہوتی۔ اس سے ناراض اسکردو کے عوام نے گزشتہ روز احتجاج کیا۔ ہم کبھی روڈ بند کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہماری دن الڈی نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ پہلے آپ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں، پہلے آپ ڈپو تلخٹ ڈپارٹمنٹ میں جائیں، پہلے آپ لوکل انتظامیہ کے پاس جائیں، پہلے آپ کمشنر کے پاس جائیں، پہلے آپ ڈی سی کے پاس جائیں، پہلے آپ چیف سیکرٹری کے پاس جائیں، پہلے آپ وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں اور مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن ہم نے کوئی در نہیں چھوڑا، ہر جگہ جانے کے باوجود ہمیں مایوسی ہوئی، ہمیں ہر در سے مایوسی ہوئی، اس لیے آج ہم اس شفقت چوک کو بلند کر کے احتجاج کرنے پہ مجبور ہوا ہے۔ بنیادی سہولتوں کا جب بھی ذکر آتا ہے، بجلی پانی کی بات ہمیشہ اٹھتی ہے۔ افسوس پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں کبھی بھی ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ بجلی یہاں اکثر ندارد رہتی ہے۔ موسم چاہے کوئی سا بھی ہو، بجلی کی آنکھ مچولی ہر وقت جاری رہتی ہے۔ بجلی کٹوتی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح سے پینے کے پانی کا مسئلہ بھی عوام کی خاص ضرورتوں میں شمار ہے، لیکن اس پر بھی کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ یہاں سے پاس میں ہی ستپارہ ڈیم بنا ہوا ہے، لیکن اس کی بجلی بھی ان لوگوں کو نہیں مل رہی۔ گلگت بلتستان کے تمام ندی نالوں میں جو ہے پانی کی فراوانی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اولڈنگ کے واٹر رائٹس کے اوپر جو ہے وہ ستپارہ ڈیم بنا ہے، لیکن ستپارہ ڈیم سے آج تک جو ہے نا 1 ایمپائر بجلی جو ہے وہ اولڈنگ کے عوام کو نہیں ملا ہے۔ جون کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب ندی نالوں کے اندر پانی کی فراوانی ہے، لیکن اولڈنگ کے عوام کو آج بھی پانی میسر نہیں ہے۔ وہ بہت سارے ایریاز میں جو ہے پائپ سے ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بدحال شعبوں کی فہرست پر نظر ڈالیں تو یہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی کہ یہاں بجلی، پانی، سڑک جیسے بنیادی معاملوں میں ہی دقتیں سب سے زیادہ ہیں۔ خاص طور سے جس طرح گرمی کے دوران بجلی کی بے انتہا کٹوتی رہی ہے، اس سے عوام خاصے پریشان ہیں۔ حالانکہ اسکردو میں گرمی کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے کام متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام اپنے احتجاج میں سڑک کے ساتھ بجلی کٹوتی کا مدعا بھی مسلسل اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پہ ٹھیکدار چور ہے، ڈاکو ہے، یہاں پہ جو تھا
जो ठेकेदार जिन्होंने ठेका लिया है ये धोखे पे धोखा दे रहे हैं हमें। 2.5 साल से 3 साल हो गए हैं यार। कोई यार एक शहर है, सिटी शहर है, बल्तिस्तान का होम स्टेशन है होल्डिंग, ये जो शहर है जो 3 साल से इल्तिवा के शिकार, ये शर्म से डूब मर जाना चाहिए इन ठेकेदारों को, इन चीफ इंजीनियरों को। और पानी और बिजली का वापड़ा का देखे, ये पानी सतपारा का जो पानी हमारा होल्डिंग का है, उसके बावजूद वापड़ा की बिजली हमें नहीं है। हमें सिरमी की बिजली वो भी हमें डिम और लोड शेडिंग। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हुकूमत से दरख्वास्त करते करते थक गए हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे मसले भी हल नहीं हुए। ऐसे में कोई क्या तवक्को करे कि हुकूमत उनकी बड़ी मुश्किलों पर तवज्जो देगी। हुकूमत कोई भी हो, उसका तौर तरीका एक जैसा ही रहा है, सिर्फ अपने मकासद हासिल करना और अवाम को दूसरे दर्जे का शहरी समझना। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मकामी हुक्मरानों का सोचने का तरीका भी कुछ ऐसा ही हो चला है। अब इसे क्या कहा जाए, इख्तिदार की हनक या ताकत का घमंड या फिर कुछ और? मुश्किलात से जूझते पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के शहरी इलाकों के साथ मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में नौजवानों को बासलाहियत बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला राजौरी की ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ राजौरी के ही नहीं बल्कि पुंछ के भी तलबा तालिबात को मुख्तलिफ रोजगार के मुताबिक तरबियत याफ्ता बनाया जा रहा है। इसके लिए जदीद तरीन मशीनरीज के साथ अपने शोबे के माहिर असातिजा की मदद ली जा रही है। और क्या कुछ खास है सरहदी जिला राजौरी के इस ITI में, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मौजूदा वक्त में करियर को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ स्कूली तालीम ही काफी नहीं होती, बल्कि जदीद तरीन तकनीकी तरबियत भी अहमियत की हामिल होती है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में कायम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मकामी नौजवानों को खुद कफील बनाने में काफी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनमें जिला राजौरी का ITI भी शामिल है, जहां पर जिले के दूर दराज इलाकों के साथ साथ जिला पुंछ के तालिब इल्मों को भी मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो राजौरी ITI में जो है हमारे पास सब बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, लेटेस्ट मशीनरीज़ हैं। जितना भी हमारा रहता है, जब भी हमें लगता है कि कोई चीज़ें नई लॉन्च हो रही हैं या नया टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हम ITI राजौरी में कोशिश करते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को अवेयर किया जाए। इसलिए राजौरी ITI जो है वो राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट का जो है दोनों के लिए मतलब एक इंस्पिरेशन रहा है हमेशा, और इसने पूरी स्टेट में भी अपना नाम रोशन किया। अभी थोड़े दिन पहले ही आपको पता होगा कि हमारा एक ट्रेनी जो है वो नेशनल स्किल कंपटीशन के लिए क्वालिफाई किया था उसने। राजौरी में कायम इस मरकज में नौशेरा, मंजाकोट, थाना मंडी, दरहाल और ऐसे ही कई दूर दराज इलाकों से तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मेयारी तालीम और तरबियत को तरजीह देने के लिए सभी क्लासेस में एडमिशन के लिए तादाद मुतय्यन की गई है। हर एक ट्रेड के क्लासरूम में तकरीबन 25 से 30 तालिब इल्मों को सिखाया पढ़ाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हर एक तालिब इल्म पर खुसूसी तवज्जो दी जा सके। यहाँ पर लड़कों के लिए मोटर मैकेनिक्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग और ऐसे कई जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मौजूद हैं। और ज़ेरे तरबियत खवातीन की दिलचस्पी को देखते हुए इन्हें कटिंग, टेलरिंग, सिलाई कढ़ाई के काम और ब्यूटिशियन के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। लिहाजा मौजूदा बढ़ते जॉब कंपटीशन को देखते हुए मकामी नौजवान यहाँ से तरबियत हासिल करते हुए कामयाबी के साथ मुलाजमत हासिल कर रहे हैं या फिर अपना खुद का कारोबार कायम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है। यहाँ से हम सीख के कल अपनी कोई
वर्कशॉप भी खोल सकते हैं, आगे बंदों को रख के काम भी चला सकते हैं, या कहीं अगर हम आउट ऑफ कंट्री भी जाएं तो हम जा सकते हैं। बहुत अच्छा सिखाते हैं हमारे सर यहाँ पे। तो बाकी हमारे पास सब मशीनरी मौजूद है। दूसरे नंबर पे अच्छा सिखाते हैं। कल हम कहीं अगर आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे वहाँ भी हमें बेनिफिट है और जॉब भी लग सकती है, और अपना काम भी हम अपना रोजगार अपने गाँव में भी चला सकते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे नौजवानों की तादाद और डिमांड दोनों ही बढ़ती जा रही है जो हुनरमंद और बासलाहियत हों। लिहाजा इस ट्रेनिंग सेंटर में ज़ेरे तरबियत तालिब इल्म बड़ी मेहनत और लगन के साथ इन बारीकियों को सीख रहे हैं जो आगे चलकर इनके लिए काफी मददगार साबित होंगी। इसके लिए कभी क्लास में तो कभी प्रैक्टिकल तो कभी ओपन स्पेस में हर एक तालिब इल्म को सब्जेक्ट की जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ इन्हें यहाँ पर मौजूद तरबियत दहिंदा का भी भरपूर तामुन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि ITI में डिफरेंट ट्रेड्स हैं, तो हमारी जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन है। हमारा मोटिव यही है कि हमने बच्चों को यहाँ पे काम सिखाना है, प्रैक्टिकली वर्क इनको हमने ज़्यादा सिखाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क अगर ये ज़्यादा करेंगे तो इन्हें आगे जाके अपने रोज़गार का और ज़्यादा बढ़ावा करना है, क्योंकि यहाँ पे सीख के तो ये आगे और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उनकी काबिलियत और हुनर के मुताबिक रोजगार के मौके दस्तयाब कराने में ऐसे तकनीकी इदारे काफी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही स्किल इंडिया नामी अहम कौमी मंसूबे के जरिए इनकी सलाहियतों को मजीद निखारा जा रहा है। इन्हीं सब मुस्बत इक़दामात का ही नतीजा है कि मकामी नौजवान जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर का रोल अदा कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। यार दो नार खुद जालाम कोतबन वेसिए यार असवन